वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे, उसके इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो डिफरेंट कैलकुलेशंस में हेल्पफुल है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कैसे डेराइव होते हैं, उनके डेरिवेशन भी है, बट हमारे लेवल तक हमें केवल फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला कहाँ से डेराइव हुआ इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट बोल लो, शेल बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो, स्टेशनरी स्टेट्स बोल लो, सब एक ही बात है। ठीक है, क्या चीज होती है ये किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। क्या फॉर्मूला था? किसी भी nth लेवल की जो रेडियस है, nth शेल की जो रेडियस है, वो किसके इक्वल होती है? ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड के इक्वल होती है। क्लियर? यहाँ पे जो रेडियस कैलकुलेट करोगे वो पिकोमीटर में हो। ठीक है, ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ए नोट की वैल्यू अगर एंगस्ट्रॉम में लेनी हो तो कितनी हो जाएगी? 5.529 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम में लोगे तो रेडियस भी किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। एन क्या है यहाँ पे? एन नंबर ऑफ शेल, जिस शेल की हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। जेड क्या है यहाँ पे? जेड एटॉमिक नंबर है। क्लियर है बात? और रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जो ये फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल है किस पे? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि मैंने बताया हुआ है बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो उसने हाइड्रोजन को कंसीडर करते हुए दिया था, और केवल उन्हीं स्पीसीज पर एप्लीकेबल है जिनमें हाइड्रोजन की तरह ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा पर ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल इन्हीं के लिए एप्लीकेबल। क्लियर? अब देखो, अगर बात करूं मैं हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर जेल की वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर इसके फर्स्ट शेल की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो आर एन, एन की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए नोट एन का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? एन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की जो रेडियस है वो किसके इक्वल आई? ए नोट के इक्वल आई, और इसे क्या बोला जाता है? बोहर्स रेडियस बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए बोहर रेडियस क्या होती है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की जो रेडियस है, मतलब ए नोट, वही क्या होती है? बोहर रेडियस होती है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 52.9 पिकोमीटर। इसके बाद में इसी फॉर्मूला से दो चीजें हमें याद रखनी है। क्या क्या? देखो, जो फॉर्मूला है उसमें ए नोट तो कांस्टेंट है, रेडियस की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? एन के स्क्वायर पे, दैट मींस आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। कब? जब जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट जेड मतलब एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, मतलब एक ही पर्टिकुलर एटम में जैसे जैसे एन की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, रेडियस क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब रेडियस बढ़ेगी। सिंपल सी बात। ठीक। और दूसरी चीज देखो, अगर कांस्टेंट क्या है? अगर कांस्टेंट है जेड, सॉरी जेड तो कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट क्या है इस बार? शेल एट कांस्टेंट एन, नंबर ऑफ शेल अगर कांस्टेंट है। ठीक है, और बात की जाए डिफरेंट एटम्स की। ठीक है, तो जो रेडियस है आर एन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर जेड के। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, अगर डिफरेंट एटम्स में एक ही पर्टिकुलर शेल की बात की। जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इनमें अगर मैं n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड शेल की रेडियस को कंपेयर करूं, तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा 3, इसलिए उसकी रेडियस क्या होगी? सबसे कम। उससे ज्यादा हीलियम की और सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन की। क्योंकि अगर
एक ही शेल में डिफरेंट एटम्स की रेडियस को कंसीडर किया जाए तो जो रेडियस होती है वो जेड के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन जैसे जैसे जेड मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा रेडियस की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस सबसे ज्यादा होगी सेकंड शेल की, लीथियम के लिए सबसे कम होगी। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आ रही होगी बात समझ में। तो ये हमने पहला फॉर्मूला देखा किसके लिए, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए, मतलब किसी भी एटम में किसी भी पर्टिकुलर शेल की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट की जा सकती है। ये फॉर्मूला ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दैट मीन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। किसी एटम में किसी पर्टिकुलर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हम बोर्स एटॉमिक मॉडल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, किसी nth लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस लेवल की जो एनर्जी है उसे किससे रिप्रेजेंट किया, En। ये इक्वल होती है माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये किस में है, जूल। यहाँ पर आर एच एक कांस्टेंट है जिसे वही रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच या आर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जनरली आर एच से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि कैपिटल आर से गैस कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक कांस्टेंट है जो आगे देखेंगे। ठीक है, तो आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इससे पहले जब हमने देखी थी तो सेंटीमीटर इनवर्स में देखी थी। यहाँ पर एनर्जी की बात की जा रही है और आर एच की वैल्यू किसमें ली जाती है, जूल में। जूल में जो वैल्यू होती है वो होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, इसकी आर एच की वैल्यू। ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। जेड क्या है, जेड वही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करे, और एन क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या शेल बोल लो ऑर्बिट बोल लो। ठीक है, इसके बाद में देखो अब इसी फॉर्मूला को अपन En इज इक्वल्स टू अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर जूल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखो हमें इस फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर इसी एनर्जी के फॉर्मूला को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट बता देता क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, और अगर बात की जाए जूल में तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। क्लियर है बात। इसके बाद देखो जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए अगर बात की जाए, ठीक, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो हो जाएगा En इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर एच। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात की जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, आर एच की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 पुट की जा सकती है। जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो जूल में है। ठीक है, और En मतलब nth शेल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए बोला तो इसको En ऊपर H लिखा जा सकता है। इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ nth शेल फॉर हाइड्रोजन एटम। रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंपल। ठीक है, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ nth शेल फॉर हाइड्रोजन एटम, फिर ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो इस यूनिट की हेल्प से अपन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, कुछ नहीं करना, इस वैल्यू से सिंपली इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसमें और भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले एक टर्म है
वो है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, उनको देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट क्या चीज होती है? ग्राउंड स्टेट क्या चीज होती है? ठीक है, किसी भी एटम में मिनिमम एनर्जी की जो स्टेट होती है, ठीक है, बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। किसी एटम में मिनिमम एनर्जी की जो स्टेट होती है उसे क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और मिनिमम एनर्जी की स्टेट क्या होती है? एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन मिनिमम एनर्जी की स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी पर्टिकुलर एटम में, इसलिए इस स्टेट को क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। और एन इज इक्वल टू वन के अलावा जितने भी अदर शेल होते हैं, जितनी भी अदर स्टेट्स होती है, एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर, उन सबको क्या बोला जाता है? एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। जैसे अगर एन इज इक्वल टू वन की बात करूँ मैं किसी एटम में, तो उसको क्या बोलोगे? ग्राउंड स्टेट। इसके बाद अगर बात करूँ एन इज इक्वल टू टू थ्री, तो इसको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट के बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसके बाद देखो एन इज इक्वल टू थ्री, ये भी क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट, बट ये क्या है? सेकेंड, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन ग्राउंड, इसके बाद में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी? एन इज इक्वल टू टू। एन इज इक्वल टू थ्री क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एन इज इक्वल टू फोर की अगर बात करूंगा तो वो भी एक्साइटेड स्टेट ही कहलाएगी। एन इज इक्वल टू वन ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स है, मतलब जितने भी शेल्स हैं, ठीक है, वो सब एक्साइटेड स्टेट कहलाएंगे। बस डिपेंड करता है जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है दूसरे नंबर पे वो सेकंड। एन इक्वल टू फोर तीसरा नंबर पे एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट क्या बोलेंगे? थर्ड। इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? चलता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है? मिनिमम एनर्जी स्टेट या मिनिमम एनर्जी शेल फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए जो मिनिमम एनर्जी का शेल है उसे क्या बोला जाएगा? ग्राउंड स्टेट। एन इज इक्वल टू वन होगा ग्राउंड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरीके से डिपेंड करती है। पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हमने समझ लिए। अब देखो इसके बाद में आगे। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन इज इक्वल टू क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, इफ एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम में एन की वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। तो एन इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो गया? फ्री हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो गया? फ्री हो गया, मतलब उससे बाहर निकल गया एक तरीके से एटम से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बात की जाए फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इफ एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड इज इक्वल टू कितना होता है? वन। दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वन होंगे। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम को क्या बोला जाता है? आयोनिक हाइड्रोजन एटम। कब? जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो एटम से बाहर निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो ओनली क्या बचा? प्रोटॉन। तो एटम पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो आयन बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर एन इक्वल टू इनफाइनाइट है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से चला गया, ऐसे हाइड्रोजन एटम को क्या कहा जाता है? आयोनिक हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये चीज भी हमें क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब देखो एक चीज हमने देखी है, जब मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? वाई एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन any shell
इन एन एटम इज नेगेटिव। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी शेल में जो एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव साइन है, देखो एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। या फिर पूछा जा सकता है ये नेगेटिव साइन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी nth शेल में है, ठीक है, किसी भी nth शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, तो ये एटम, उसमें ये न्यूक्लियस, और सपोज ये कोई nth शेल मैंने ले लिया, इसके पहले कुछ शेल है, बाद में कुछ शेल है, मैंने तो कौन सा nth नंबर का कोई शेल कंसिडर कर लिया, उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के nth शेल में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस में, तो उनके बीच में अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, दैट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, एमिट हो रही है। इसलिए ये जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एमिट होगी मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम होने की वजह से ध्यान रखना, जब भी एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, तो सिंपल सा क्या चीज है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, सॉरी, किसी एटम में किसी nth शेल में प्रेजेंट है तो उस पर क्या है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए एनर्जी के एक्सप्रेशन में कैसा नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। ठीक है, और ये एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर शेल में स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा उतना ही ज्यादा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी, डिक्रीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल में जो n की वैल्यू है वो मिनिमम होती है। दैट मीन फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, उनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ चीजें हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो कुछ रिलेशंस भी देखने हैं एनर्जी से रिलेटेड, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, वो रिलेशन देखो कैसे बनाने। एनर्जी का फॉर्मूला ई एन इज इक्वल्स टू, कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने वही वाला ले लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, -13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एन। हाइड्रोजन एटम के इसलिए एच लिख दिया मैंने ऊपर, ई एन एच मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए nth शेल के लिए। जेड की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए ही फर्स्ट शेल के अगर मैं बात करता हूँ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, E1। फर्स्ट शेल की एनर्जी H हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो E1H। दैट मीन्स फर्स्ट शेल की एनर्जी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6। सारी ये भी बात समझ लो। ठीक है, अब देखो इन दोनों को यूज करते हुए ई एन एच को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से ई एन एच मतलब nth शेल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, किसी भी nth शेल की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो -13.6 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ E1H।
तो -13.6 को मैं लिख दूंगा E1H और नीचे क्या चलेगा n²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है तो किसी भी शेल की, हाइड्रोजन एटम की किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी है तो उस शेल के स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा है? बार रिपीट करता हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी पर्टिकुलर शेल की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसको शेल की नंबर के स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपली एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे तो अपन ने फॉर्मूला वो यूज लिया हमने। दूसरा फॉर्मूला होगा तो उसके अकॉर्डिंग चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा किसी अदर एटम के लिए, जैसे इसको EN बोल दो, हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने H लिख दिया, अदर एटम के लिए यहाँ Z लिख सकते हैं। Z मतलब किसी पर्टिकुलर एटम के लिए। ठीक है, H लिख दिया मतलब हाइड्रोजन के लिए और Z लिख दिया मतलब Z किसी दूसरे एटम के लिए जो कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला को क्या क्या लिख सकते हैं, -13.6 की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, E1H। तो एक फॉर्मूला क्या बनेगा, ENZ, दैट मीन्स nth शेल की एनर्जी किसी भी एटम के लिए जो कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, -13.6 को मैं लिख सकता हूँ E1H, मतलब हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी इंटू पीछे क्या चलेगा, Z²/n²। तो ये एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी दे दी जाए और किसी अदर एटम के लिए किसी भी शेल की एनर्जी पूछ ली जाए तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक फॉर्मूला क्या बन सकता है, देखो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, ध्यान देना इसको, -13.6 n², -13.6 n²। इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस फॉर्मूला से ENH लिख सकता हूँ, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए nth शेल की एनर्जी लिख सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, ENZ क्या है, ध्यान से समझना, ENZ क्या है, किसी भी एटम के लिए nth शेल की एनर्जी, उसको क्या लिख सकता हूँ, -13.6/n², -13.6/n², इसको लिख सकता हूँ ENH। तो यहाँ आ जाएगा ENH इनटू में क्या चल रहा है, Z²। आ रही है बात समझ में? तो ये फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, किसी भी एटम में किसी भी शेल की जो एनर्जी है, ठीक है, वो हाइड्रोजन एटम में उसी शेल की एनर्जी को अगर अपन उस एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेट की जा सकती है। एक बार रिपीट करता हूँ, किसी एटम के लिए किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है और हमें हाइड्रोजन एटम के लिए उसी शेल की एनर्जी दी हुई है, ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन एटम के लिए जो गिवन शेल की एनर्जी है उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से। ठीक है, जैसे बात की जाए अगर हीलियम के लिए सेकंड शेल की एनर्जी मतलब E2 की कैलकुलेट करनी है अपनी, और हाइड्रोजन के लिए भी E2 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए जो E2 है सेकंड शेल की एनर्जी, उसको हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है Z, उसके स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी, हीलियम के लिए सेकंड शेल की एनर्जी आ जाएगी। तो ये कुछ रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या है, हेल्पफुल। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन के लिए और ये अदर एटम के लिए। अदर एटम के लिए दो फॉर्मूला है एनर्जी का, एक तो कब, जब हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी गिवन है और अदर एटम की nth शेल की एनर्जी पूछ ली है। ठीक, और एक हाइड्रोजन एटम की nth शेल की एनर्जी गिवन हो और अदर एटम के nth शेल की ही एनर्जी पूछी जाए, तो ये अलग अलग फॉर्मूले यूज करना। ठीक, इसके अलावा एक ये फॉर्मूला है इसी। ठीक है, ये थोड़े शॉर्ट के लिए और क्या है, बहुत सी बार एक्सप्रेशन चेंज करके ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन दे दिया जाए, ये ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाए, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने बताया। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसके बाद में एक चीज और है, क्या, हाइड्रोजन किसी भी एटम की किसी भी शेल की एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, वो चीज भी देखो। वापस से एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। ठीक है, कोई सा फॉर्मूला ले लो, Z²n², यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है, जूल में लोगे तो आर एच आ जाएगा, 13.6 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, देखा जाए तो En डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -Z², और एक बार En जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, -1/n²। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है कौन, n, और यहाँ कांस्टेंट है कौन, j।
जब z कांस्टेंट है तो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी, और जब n कांस्टेंट है तो z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी। ठीक है, अब देखो जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, z की वैल्यू बढ़ने पे एनर्जी बढ़ेगी, बट यहाँ नेगेटिव साइन है, तो अगर नेगेटिव साइन है तो z की वैल्यू बढ़ने पे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव साइन की वजह से वो छोटी होती जाएगी, तो क्या बोला जाएगा, z की वैल्यू बढ़ने के साथ मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट आगे नेगेटिव साइन है, तो z की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे सेम सेल के लिए एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात की जाए डिफरेंट एटम्स में, तो z की वैल्यू बढ़ने के साथ एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक, और इधर बात की जाए अगर कांस्टेंट z है मतलब एक ही एटम के लिए डिफरेंट शेल्स की एनर्जी की बात की जाए, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n बढ़ने के साथ साथ एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, बट वही आगे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू इंक्रीज करने पर एनर्जी En की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, n की वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड है, तो इनकी वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, बट आगे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन में क्या होगा, जैसे इनकी वैल्यू बढ़ेगी ये वैल्यू क्या होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, बट नेगेटिव साइन की वजह से वो क्या हो जाएगी, बड़ी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इनकी वैल्यू बढ़ने पर En की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसलिए बोला जाता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट शेल में जो एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, फर्स्ट शेल मतलब ग्राउंड स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ एनर्जी मिनिमम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। और अगर एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाती है, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाती है, तो एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर हम देख सकते हैं यहाँ अगर इनफाइनाइट रखोगे तो एन कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ई एन इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर निकल गया। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये बोर्स मॉडल से रिलेटेड हमने एनर्जी के फॉर्मूला का डिस्कशन किया। इसके बाद में अब आगे देखते हैं अपन वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर शेल में कैसे कैलकुलेट की जाए। किसी एटम में किसी nth शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, Vn इज इक्वल्स टू Vn, दैट मींस nth शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड डिवाइडेड बाय n, और ये जो वेलोसिटी आती है ये किसमें आती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर जेड भी कांस्टेंट होता है मतलब एक ही एटम में अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट शेल्स में वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दैट मींस नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल की वैल्यू बढ़ेगी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। शेल की वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखना, दूसरी चीज़ ये याद रखना, अगर एक ही शेल की बात की जाए डिफरेंट एटम्स में ये तो कांस्टेंट n, एक ही शेल की बात की जाए मतलब एक ही शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मेजर किया जाए डिफरेंट एटम्स में, तो क्या केस होता है, वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक नंबर जेड के। दैट मींस एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की nth शेल में वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर बात करूँ मैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ठीक है, किसी भी जैसे n इक्वल टू 2 है सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की, तो जिसके लिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके लिए सेकंड शेल में वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मींस हीलियम के लिए सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये रिलेशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपली ध्यान रखना है, फॉर्मूला से रिलेशन निकाला जा सकता है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक बार इसको कांस्टेंट लोगे तो वेलोसिटी n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक बार n को कांस्टेंट लोगे तो वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z एटॉमिक नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, ऑर्बिट बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो, ट्रांसफर तो स्टेशनरी स्टेट्स बोल लो। ठीक है, कोई भी चीज़ बोली जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ जो है ध्यान होनी चाहिए।